वसीयतनामा। लक्ष्मी निवास आज उदास दिखाई पड़ रहा था। राज ग्रुप की चेयरपर्सन 75 वर्षीय राजलक्ष्मी इस संसार को छोड़कर स्वर्ग सिधार चुकी थीं। उनकी मुख्य सेविका दुर्गा देवी की आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसकी लाल सुर्ख आंखें यह बता रही थीं कि वह रात भर आंसू बहा रही थी, परंतु विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। फिर मृत्यु तो जीवन का शाश्वत सत्य है। शोक सभा का आयोजन किया गया। शहर के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों के अतिरिक्त कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी, रिश्तेदार और परिचितों से हाल खचाखच भरा हुआ था। लोग पुष्पांजलि के साथ उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे थे। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह और कमलराज सिंह की नज़रों के सामने जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे, क्योंकि अब वही उनके नए मालिक होने वाले थे। धार्मिक प्रवृत्ति के ज्येष्ठ पुत्र जयराज सिंह ने सभी ऑफिस में शोक सभा करने के लिए सूचना प्रसारित कर दी थी। जयराज ने सभी धार्मिक अनुष्ठानों को स्वयं विधि विधान से संपन्न किया था। अस्थि विसर्जन के लिए वे स्वयं हरिद्वार गए थे। जयराज सिंह के मन में अपार संतोष था, क्योंकि सभी कार्य शांति से संपन्न हो गए थे, परंतु शोक से व्याकुल परिवार में अभी भी सन्नाटा सा पसरा हुआ था। परंतु सच कहा जाए तो शांति का माहौल कृत्रिम और बनावटी अधिक था, क्योंकि परिवार के सभी सदस्यों के मन में एक अज्ञात भय था। घबराहट और शंकाग्रस्त भी थे। वजह थी आज माँ जी का वसीयतनामा पढ़ा जाने वाला था। पिछले कुछ दिनों से स्वर्णलता जी का माँ जी के आसपास आना जाना काफ़ी बढ़ गया था। वह अधिकतर माँ जी के विशाल कक्ष में ही बनी रहती थीं और दोनों आपस में गहन विचार मंत्रण करती रहती थीं। बड़ी बहू सुमंगला और छोटी बहू राजेश्वरी ने उन लोगों के बीच बार बार की आपसी मुलाकात के बाद उन दोनों के बीच होने वाली राय मशविरा, विशेष रूप से वह भी फुसफुसाहट में, राजेश्वरी को चिंता में डाल दिया। यह स्पष्ट था कि दोनों के बीच कुछ गोपनीय रूप से पक रहा था। सुमंगला, जो शांत और संतोषी थी, उसका मानना था कि माँ बेटी के बीच का मामला है, इसलिए उनको दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं बनता। परंतु स्वभाव से घमंडी और लालची राजेश्वरी सदैव उन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रहती और सास राजलक्ष्मी से मीठी मीठी बातें करती रहती, परंतु सच्चाई के जरा भी करीब नहीं पहुंच पाई। लगभग 8 वर्ष पहले की बात है, जब एक दिन राजलक्ष्मी जी के पति लक्ष्मण राज जी का हृदयघात के कारण निधन हो गया। राजलक्ष्मी कुछ महीनों तक तो शोक संतप्त में मोड़ रहीं, फिर कंपनी के बिगड़ते हालात को देखकर अपने सारे दुखों को भूलकर अपने पति के ऑफिस की कुर्सी पर विराजमान हो गई और कारोबार के निर्णय स्वयं लेने लगीं। उनके कुशल निर्देशन के कारण कारोबार प्रगति पर चल निकला था। दोनों बेटे जयराज और कमलराज पहले की तरह मां के अधीन काम कर रहे थे। राजलक्ष्मी जी ने हमेशा से अपने बच्चों की इच्छाओं और ज़रूरतों का ध्यान रखा था, इसलिए किसी को माँ जी से कोई शिकायत नहीं थी। जय का बेटा यूएस में पढ़ाई कर रहा था और बेटी यूके में एमबीए कर रही थी। कमल के दोनों बच्चे दून स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। राजलक्ष्मी जी का बड़ा बेटा जयराज सिंह तो पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ कारोबार को बढ़ाने में लगा हुआ था, परंतु कमलराज और राजेश्वरी दोनों हाथों से पैसा उड़ा रहे थे। कमल को रेसिंग का चस्का था, तो राजेश्वरी को क्लब में दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बाजियां खेलने का शौक था। जयराज ने जब भी कमल से होने वाले खर्चों पर आगाह किया और बिजनेस पर ध्यान देने को कहा, तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता। राजलक्ष्मी जी भी कमल राज और राजेश्वरी के फिजूल खर्चों से बहुत परेशान थीं। स्वर्णलता देवी राजलक्ष्मी जी की ज्येष्ठ पुत्री थी। राजलक्ष्मी जी के पति लक्ष्मण राय जी ने उसकी शादी बहुत धूमधाम से राजघराने के ठाकुर रामेश्वर दयाल के बेटे रंजीत शाह से की थी, परंतु शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया कि वह लालची लोगों के बीच फंस गए हैं। परंतु बेटी की खुशी के कारण वह उनकी उचित अनुचित मांगों को पूरा कर रहे थे।
जब पिताजी नहीं रहे थे उन्होंने माँ जी को अपना शिकार बनाया और आए दिन उनके सामने अपनी मांगों को लेकर झोली फैलाकर बैठ जाती, परंतु राजलक्ष्मी जी ने बेटी की लालची हरकतों का बेटों को हवा तक नहीं लगने दी। यही वजह थी कि जयराज सिंह और कमलराज बहन के लालची स्वभाव से बिल्कुल अनजान थे। इन दिनों स्वर्णलता जी यहीं पर रह रही थीं और सुमंगला ने गौर किया था कि राजेश्वरी के साथ घुट घुट कर बातें हुआ करती थीं। तब उनका माथा टनका था कि राजेश्वरी कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही, परंतु वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह मेहमानों की व्यवस्था में लगकर व्यस्त रह रही थी। माँ जी की तिजोरी आप कब खोलिएगा सुमंगला भाभी? सुमंगला क्षण भर के लिए अचरज में पड़ गई, क्योंकि तिजोरी का तो उन्हें ध्यान भी नहीं था। मेरे जाने के बाद खोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे तो माँ जी का सतलड़ा हार बहुत पसंद है। माँ जी ने कहा था कि आपको पसंद है तो आप ही ले लेना, मैं तिजोरी खोलूँगी तो आपको दे दूँगी। सुमंगला समझ गई थी कि इन दोनों के आपस में यही तय हुआ होगा। वह राजेश्वरी की बात सुनने को उत्सुक थी। तभी वह बोली, जीजी माँ जी जैसा हार तो आप मेरी शादी में पहने हुई थीं। मैं एक दिन एल्बम देख रही थी तो देखा था, वह तो मैं माँ जी का पहने हुई थी। सुमंगला चौंकी थी। माँ जी ने सतलड़ा हार कमल की शादी के उपहार के रूप में बनवा कर दिया था। वह चुपचाप जीजी की ओर देखने लगी। तभी राजेश्वरी बोली, माँ जी ने मुझसे कहा था कि तुम तीनों के लिए एक जैसा बनवाया है। यह सुनते ही जीजी बिगड़ गईं। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी ने कहा था कि मैं तुम्हें दादी की निशानी के तौर पर दे दूँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों का जब मन हो तब तिजोरी खोलना। माँ के जाते ही इतनी बेइज्जती, कहते हुए सुसक कर रोने लगी। सुमंगला उन्हें चुप कराने में लग गई। तभी रंजीत और दोनों भाई भी अंदर आ गए कि क्या बात हो गई। जब जयराज को सब बात मालूम हुई तो वह बोले, चाबी किसके पास है? सुमंगला और राजेश्वरी दोनों बारी बारी उस जगह जाकर चाबी खोजती रहीं, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिली। दोनों ही परेशान हो उठीं कि आखिर चाबी कहाँ गई होगी। तभी स्वर्णलता तेजी से उठी, इतना नाटक क्यों फैला रखा है? नहीं खोलनी है तो बिल्कुल मत खोलो। फिर वह स्वयं उठकर गईं और अलमारी में खोजने लगीं। थोड़ी देर वहाँ खोजने के बाद उनको चाबी मिल गई थी। वह नाराज़ होकर बोली, साफ साफ मना कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने चाबी जयराम के हाथ में रखकर कहा, मेरा मन खराब हो गया है। जब मैं यहाँ से चली जाऊँ तब तुम दोनों मिलकर आपस में बांट लेना। कहते हुए वह कमरे से तेजी से बाहर निकल गईं। जीजी की इस तरह की बातें हरकतें देखकर दोनों भाई सन्नाटे में आ गए और उनको खुश करने के लिए जयराज ने आगे बढ़कर उनसे कहा, अब आप ही खोलिए, माँ जी के बाद आप ही घर में बड़ी हो। जय, मैं तुम्हारी बात रखने के लिए खोल रही हूँ। वैसे मुझे कोई मतलब नहीं है। सब शांत थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। तिजोरी खुलते ही नया बवंडर खड़ा हो गया। उसमें से महारानी हार, सतलड़ा और चंपाकली जैसे एंटीक जेवर गायब थे। तिजोरी से जेवरों को गायब हो देखते ही सुमंगला की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहां पड़े सोफे पर धड़ाम से बैठ गई। उसकी आंखें बंद अवश्य थीं, परंतु उसके सामने सास के पुश्तैनी जेवर, महारानी हार, सतलड़ा, चंपाकली, नगीने, जड़ी करधनी झिलमिला रही थी, जिन्हें ससुराल आने पर राजलक्ष्मी जी ने अपने हाथों से उन्हें पहनाया था। उनके बार बार कहने पर भी उन्होंने अपने पास नहीं रखा। अब तो प्रश्न यह था कि जेवर गायब कैसे हुए। सुमंगला बड़प्पन दिखाते हुए मौन थी, परंतु राजेश्वरी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने सबके सामने स्वर्णलता पर शक जाहिर कर दिया, परंतु वह जैसे इन बातों के लिए पहले से ही तैयार थी। मैं क्या जानूं, तुम दोनों यहाँ रहती हो, तुम ही में से किसी ने निकाल लिए होंगे। दोनों बहुएं नंद की चालाकी देख आश्चर्य से भर उठी थीं।
स्वर्णलता तीखी जबान में बोली, माँ के जेवर दोनों ने मिलकर बांट कर गायब कर दिए होंगे और अब अच्छा दिखावा कर रही हो। जाने माँ जी कैसे रहती थी, तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। स्वर्णलता के आरोप के बाद अब तीनों महिलाओं के चेहरे पर शक और चिंताओं की लकीरें खिंच गई थीं। सब की सब एक दूसरे को शक की निगाह से देख रही थीं। जयराज ने माहौल के तनाव को हल्का करने के लिए हंसकर कहा, जिसको जो जेवर चाहिए रमेश जी के यहाँ जाकर ले लेना। अब बात ख़त्म करो। शाम 6 बजे वकील साहब आएंगे। माँ का वसीयतनामा पढ़ने के बाद माँ जी की इच्छा अनुसार ही बंटवारा होगा। कमल का कहना था कि बंटवारे की क्या ज़रूरत है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहे, क्योंकि वह कारोबार और ऑफिस की जिम्मेदारी से बचना चाहता था। दूसरे उसने 10 करोड़ रुपए इधर से निकालकर अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर नई कंपनी शुरू की थी। अब वह उन पैसों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बताकर अपनी बताता है, जिस वजह से माँ जी के सामने से दोनों में आपसी विवाद चल रहा था। वकील तुषार घोष आए और कागज़ की जांच पड़ताल शुरू हुई, परंतु बंटवारे के विषय में माँ जी ने कोई भी वसीयतनामा तैयार नहीं करवाया था। इसलिए यह सुनिश्चित हुआ कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति, जिसमें चल अचल फैक्ट्रियाँ, आलीशान कोठियाँ, फार्म हाउस, ज्वेलरी, शेयर्स आदि, उनके तीनों बच्चों के बीच में बराबर बराबर बांटा जाएगा। 91% शेयर्स राजलक्ष्मी जी के थे, 9% शेयर्स दोनों बेटों के बच्चों के नाम थे, इसलिए उनका बंटवारा नहीं होगा। स्वर्णलता के चेहरे पर असंतोष नजर आ रहा था। वकील साहब चले गए, परंतु जीजी के चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था। परंतु जीजी मौन थी, मानो मन ही मन कोई नई योजना बना रही हो। वह और रंजीत जीजा जी अपने घर चले गए। दोनों भाई अपने अपने ऑफिस और काम में बिजी हो गए। कई बार वकील साहब ने इन तीनों की मीटिंग हुई, परंतु यह तय नहीं हो पाया कि कौन क्या लेगा। बार बार इन्हीं मुद्दों पर विचार विमर्श होता, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो पाता। कभी कमल नाराज होकर मीटिंग से चला जाता तो कभी स्वर्णलता नाराज होकर बोली, अब कोर्ट में ही मिलेंगे। जयराज ने बीच बचाव कर मामला सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर वे भी तेज में बोले, हाँ अब कोर्ट में ही तय होने दो। इस तरह से लगभग 3 महीने बीत गए, परंतु कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। अभी परिवार पूरी तरह शोक से उबर नहीं पाया था कि स्वर्णलता जीजी का दोनों भाइयों के नाम कोर्ट का नोटिस आया कि माँ राजलक्ष्मी की वसीयत के अनुसार पूरी जायदाद और बिजनेस को स्वर्णलता और रंजीत के नाम कर दिया जाए। दोनों भाई बतौर मैनेजर की तरह काम करते रहेंगे, परंतु मालिकाना हक स्वर्णलता देवी का होगा। नोटिस देखते ही दोनों भाइयों के होश उड़ गए। परिवार के सभी सदस्यों के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ रही थीं। एक प्रश्न चिन्ह सभी के मन में खड़ा हो गया कि जीजी ने आखिर ऐसा क्यों किया। माँ जी ने कब यह वसीयतनामा तैयार करवाया, उन सबको हवा भी नहीं लगने दी। कमल का कहना था कि यह सब रंजीत के खुराफाती दिमाग की उपज है, उसी ने हमारे खिलाफ कोई साजिश रची है। शांत जयराज भी भविष्य को लेकर शंकाकुल हो उठे थे। कमलराज नाराजगी भरे स्वर में बोला, जीजी को तो पहले ही पिताजी दहेज में फैक्ट्री और न जाने क्या क्या दे चुके हैं, इसलिए उनका तो अब कुछ भी मांगने का हक नहीं बनता। हम कोर्ट जाएंगे। रंजीत ने माँ जी से अनजाने में साजिश रचने के लिए साइन करवा लिए होंगे। जयराज ने अपने अनुभवों के आधार पर कहा, कमल अगर मामला कोर्ट जाएगा तो वकीलों के दाव पेंच में फंसकर रह जाएगा, इसलिए जीजी और रंजीत के साथ आपस में बात करके सुलझा लिया जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे विषम परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, इस बात को लेकर सभी परेशान हो गए थे और सब लोग बैठकर आपस में विचार विमर्श करने लगे,
परंतु उन्हें कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में यह तय किया कि हमारे आपसी विवाद की भनक परिवार के सिवा किसी और को नहीं लगनी चाहिए। हम सब जल्दी इस समस्या का समाधान निकाल लेंगे। कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि जीजी ऐसा भी कर सकती हैं। क्या माँ जी ने जानबूझकर ऐसा वसीयतनामा तैयार करवाया है या फिर रंजीत ने लालच के कारण यह फर्जी जाल फैलाया है? जयराज बहुत तनाव में थे। उन्होंने जीजी को सदा माँ की तरह सम्मान की दृष्टि से देखा था। पशुपेश में आपसी बातचीत में 1 महीना बीत गया। जीजी अपनी बात पर अड़ी हुई थी कि माँ जी सारी संपत्ति उनके नाम कर गई हैं, इसलिए दोनों भाइयों को मैनेजर की तरह ही काम करना होगा। जयराज आपसी विवाद को जितना छिपाने की कोशिश कर रहा था, जीजी बात को उतना ही उछाल रही थीं। ऑफिस में सुगबुगाहट होने लगी थी कि अब कंपनी की नई मालकिन स्वर्णलता जी हैं। जयराज और कमल ने मामले को परिवार के अंदर ही सुलझाने के लिए परिवार के बुजुर्ग और गणमान्य लोगों को बुलाकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन स्वर्णलता वहां पर सौदेबाजी पर उतर आई। कभी 10% तो कभी 20% तो कभी 30%। वहां पर उपस्थित सभी लोग स्वर्णलता के बदलते बयानों को सुनकर परेशान हो गए थे। स्वर्णलता देवी बोली, जय, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, मामले को कोर्ट के बाहर ही निपटा लो, वरना दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। जयराज और कमलराज को जीजी की बातें असहनीय लगी। तब सभी लोग समझ चुके थे कि जीजी ने जोर जबरदस्ती कर माँ जी से वसीयतनामे पर साइन करवा लिए होंगे। भाई बहन आपस में दुश्मन बन चुके थे और रोज़ नई चालें चल रहे थे। कोर्ट में वसीयतनामा फर्जी है कि अर्जी दाखिल की गई। अब दोनों भाई वकीलों के हाथ के खिलौने बनने को मजबूर थे और वकीलों के इशारे पर ही बयान देते। अब ना तो जयराज और कमल के हाथ में कुछ था और ना ही जीजी के हाथ में कुछ रह गया था। सूत्रधार वकील ही थे। तारीख पर तारीख, बयानबाजी, गवाही, यही सिलसिला चलता रहा। सारा पैसा वकीलों की जेब में जा रहा था। जिस प्रकार बंदर बाँट में सारी रोटी बंदर ही हजम कर जाता है, कुछ वैसा ही भाई बहनों के साथ हो रहा था। आखिर में जज ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को अपने हाथों में लेते हुए कंपनी के सारे बैंक खातों को सील कर दिया। आपसी विवाद में हंसते खेलते संपन्न परिवार की खुशियां लुट चुकी थीं और जीवन संघर्षमय हो गया था। कई वर्षों के बाद जयराज सबको बिलखाते छोड़कर इस दुनिया से चले गए और कमलराज आज भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं।